एपिसोड 11 जोरू का गुलाम। अंदर स्टडी रूम में सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आशुतोष जी ने कहा, मेरा सजेशन ये है, उनके साथ हम सीधे कोलैबोरेशन ख़त्म नहीं कर सकते। आधे कोलैबोरेशन ख़त्म करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम सारे कोलैबोरेशन ख़त्म कर देंगे और इससे उन्हें ज़्यादा लॉस होगा। आशुतोष जी की बात सुनकर रुद्राक्ष और दादाजी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ नीरज जी समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। उन्हें पता था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना कपूर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब सही नहीं लग रहा था। नीरज जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि वह क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, पापा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब से हम सब एक फैमिली का हिस्सा है, इसलिए आपकी हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यह सब मैं आराध्य के लिए ही कर रहा हूँ। मैं उसे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वही करूँगा जो आप सभी मुझसे करवाना चाहते हो। खट खट कमरे में एक जोर की दस्तक सुनाई दी तो सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर समर्थ खड़ा था। वैसे आप सब इतने सीरियस होकर सब किस बारे में बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब किसी को मारने का प्लान बना रहे हो? समर्थ स्टडी रूम के अंदर आखिर दाखिल हुआ और सबके चेहरे को देखते हुए बोला। रुद्राक्ष ने समर्थ को घूरते हुए कहा, बाहर निकलो। ठीक है, फिर मैं जाकर भाभी से कहूँगा कि आप उनके हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहते और उन्होंने आज पकौड़े भी बनाए हैं, लेकिन आप तो खाना ही नहीं चाहते। यह कहने के बाद समर्थ मुड़ा और जाने का नाटक करने लगा। रुद्राक्ष ने जैसे ही यह सुना उसने समर्थ की ओर देखकर पूछा, क्या आराध्य ने बनाया है? हाँ, समर्थ ने कहा। यह सुनकर रुद्राक्ष जल्दी से उठा और कहा, मुझे भूख लगी है, चलिए पहले जाकर लंच करते हैं, उसके बाद बाकी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वह स्टडी रूम से बाहर चला गया। समर्थ मुस्कुराया और अपने बड़े भाई का पीछे पीछे वह भी चला गया। रुद्राक्ष को नीचे आकर देखा साक्षी जी और दादी टेबल को सेट कर रहे थे, लेकिन आराध्य वहाँ पर नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, मोम, आराध्य कहाँ है? वह किचन में है, साक्षी जी मुस्कुरा कर बोली। तो रुद्राक्ष वहाँ से किचन की तरफ चला गया। वह जब किचन के अंदर आया तो देखा आराध्या प्लेट धो रही थी। वह उसकी तरफ जाने लगा। आराध्या ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, आप बाहर जाकर बैठ जाइए, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहने के बाद वह वापस अपना काम करती रही। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसे साइड हक करते हुए कहा, यह सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मेड तो है ना सब करने के लिए। आराध्या ने रुद्राक्ष के चेहरे की ओर देखा और कहा, वह सब काम कर रहे हैं, मैं बस प्लेट धो रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने उसे वहाँ से साइड हो जाते हुए कहा, अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। रुद्राक्ष ने उसे वापस साइड हटाते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोली, अगर आप प्लेट धोंगे तो आपके इमेज का क्या होगा और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर उन्हें पता चलेगा कि द ग्रेट रुद्राक्ष सिंघानिया किचन के झूठे प्लेट धो रहे हैं। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने प्लेट धोना शुरू कर दिया और कहा, अगर लोगों को पता चला कि रुद्राक्ष सिंघानिया अपनी शादी के दूसरे दिन अपनी पत्नी से प्लेट धुलवा रहा है, तब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो तुम मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ, मैं यह सब कर लूँगा। आराध्या को भरोसा नहीं हुआ कि वो उसके लिए ऐसा कर रहा है। रुद्राक्ष को प्लेटें धोते हुए देखकर वो हंस पड़ी और बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि द ग्रेट रुद्राक्ष सिंघानिया को प्लेट भी धोना आता होगा। उसकी ओर देखे बिना उसने आराध्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन यह दुख की बात यह है कि तुम मुझे उसकी परमिशन नहीं दोगी। उसके बातों का मतलब समझकर आराध्या शर्मा गई। उसको शर्माते देख रुद्राक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गई। उसने फैसला किया कि अब वह उसे नहीं चिढ़ाएगा, इसलिए उसने चुपचाप सारी प्लेट धो दी। सारी प्लेट धोने के बाद रुद्राक्ष आराध्या की तरफ मुड़ा और बोला, अगली बार से मैं तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब काम करते हुए नहीं देखना चाहता, इस सब के लिए मेड्स है। यह कहने के बाद वह किचन से बाहर चला गया। आराध्या कुछ बोल नहीं सकी, वो बस चुपचाप जाते हुए देखती रही। डाइनिंग रूम में जब आराध्या किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही सभी मौजूद थे।
साक्षी जी ने आराध्या को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। समर्थ ने अपना हाथ लहराया और कहा, भाभी, आप इधर आकर भाई के पास बैठिए, मैंने आपके लिए सीट खाली करके रखी है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और रुद्राक्ष के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। डाइनिंग रूम में मौजूद सभी को देखकर नीरज जी ने कहा, चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो सबने खाना शुरू कर दिया। साक्षी जी ने प्लेट से चिकन का पीस उठाया और नीरज जी को देते हुए बोली, यह लो, इसे खाओ, मुझे पता है कि यह तुम्हारा पसंदीदा है। आशुतोष जी ने लगभग अपने मुंह से खाना उगल दिया और कहा, आई एम सॉरी। समर्थ ने रुमाल उठाया और अपने डैड को दे दिया। फिर वह आशुतोष जी की ओर झुका और फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि अंकल आपके प्यार के दुश्मन है, आपको कुछ करना होगा क्योंकि मुझे सौतेला पापा नहीं चाहिए। नीरज जी ने अपनी आंखें मूंद ली और समर्थ से कहा, चुप रहो। इस बीच रुद्राक्ष ने सभी को नज़रअंदाज करते हुए लगातार आराध्या के प्लेट में खाना रख रहा था। जब आराध्या ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा, तुम्हें और खाना चाहिए, तुम पतले हो। लेकिन आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, मैं मोटी हो जाऊंगी। रुद्राक्ष ने उसका सर थपथपाया और कहा, अगर तुम्हारा वजन 200 किलो भी हो गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या ने उसे देखा और कहा, क्या होगा अगर लोग मुझे देखकर आपसे कहेंगे कि आपकी पत्नी बहुत मोटी है। आई डोंट केयर। रुद्राक्ष ने सपाट लहजे में कहा, क्या होगा अगर मुझे कोई भी ड्रेस फिट नहीं हुई। आराध्या ने पूछा, आई डोंट केयर। रुद्राक्ष बोला, क्या होगा अगर लोग कहे कि आपका टेस्ट बहुत खराब है। आराध्या ने पूछा, आई डोंट केयर। रुद्राक्ष ने कहा, क्या हुआ अगर। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्राक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे लोगों की बातों का कोई परवाह नहीं है, और अगर उन्हें यह लगता है कि मेरा टेस्ट खराब है तो मैं अपने खराब टेस्ट के साथ बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या उसे एकटक देखती रही। उसे खुद की ओर देखता पाकर रुद्राक्ष ने कहा, ज़्यादा मत सोचो और खाओ। सबके खाने के बाद साक्षी जी और दादी मिठाई लेने के लिए अंदर चली गई। नीरज जी आराध्या की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हारा भाई कल वापस आ रहा है। मैंने उसे लंदन में ही अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि वह वापस आकर हमारे बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। प्लीज़ तुम मुझसे बात करना, अब वह तुम ही हो जिसे उसे समझा पाओगे। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि वह कल आ रहा है और हम कल उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं, और अगर वो वापस आकर बिजनेस में आपकी हेल्प लेना चाहता है तो यह तो अच्छी बात है। आप इतना सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष आराध्या की ओर झुका और पूछा, तुम किसके साथ जा रही हो। आराध्या उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मैं आपके साथ जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे पहले आपसे परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे पूछना भूल गई थी, सॉरी। कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी जो कहेगी मैं वही करूँगा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। पास बैठे समर्थ ने जब उन दोनों की बात सुनी तो वह हंसते हुए बोला, हे भगवान, मेरा भाई भी अब पापा और दादाजी की तरह जोरू का गुलाम बन गया है। उनकी बात सुनकर दादाजी और आशुतोष जी शर्मिंदा होकर एक साथ बोले, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। दादी और साक्षी जी ने अपने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने क्या कहा।